आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आज से हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। बल इस टॉपिक का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अलग अलग टाइप के सम होते हैं। एक बेसिक टाइप का एक सम होता है, फिर उससे थोड़ा एक अलग अलग मतलब कैसे कि अगर क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। टू होगा तो उसका भी सेम ही है। अगर क्वेश्चन में ऑल पार्टनर बिकम अगर इंसॉल्वेंट लिख के दिया रहेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जिस टाइप का सम होगा उस टाइप से अपन को उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक में मैं क्या करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट सम है वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सब कुछ रीड करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जब भी हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सम सॉल्व करेंगे तो टोटल हम लोग को कितने अकाउंट प्रिपेयर करने मालूम है? टोटल 3 अकाउंट प्रिपेयर करने। तो सबसे पहला हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो देखो मैंने यहाँ पे बनाया। दूसरा अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे बनाया। पर्टिकुलर्स पार्टनर नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर नेम। अगर क्वेश्चन में 2 पार्टनर रहेंगे तो 2 रुपीज का कॉलम आएगा, अगर 3 होंगे तो 3 आएगा। फिर तीसरा है कैश बैंक अकाउंट, जो हम लोग यहाँ पे बनाए। ठीक है। और चौथा मैंने लिखा है पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि अगर लाइबिलिटीज के अंदर अगर आपको पार्टनर लोन के बारे में अगर लिख के दिया होगा, जैसे कि बिजनेस के अंदर सीता और गीता है, तो आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज में लिख के दिया रहेगा कि गीताज लोन रुपीज 30,000, 40,000, 60,000, तो समझ आना कि पार्टनर से लोन लिया गया। तो अगर पार्टनर से अगर लोन लिया रहेगा तो फिर उस वाले केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वरना बाकी जितने भी टाइप के सम होंगे ना, तो उन सारे के सारे टाइप में आपको तो 3 अकाउंट तो प्रिपेयर कंपलसरी करना ही। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश बैंक अकाउंट। ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। चलो तो अब मैं क्वेश्चन रीड करने के लिए जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 246 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा। तो आप लोगों के पास गवर्नमेंट बुक होगा तो मैं उसमें से रेफर करो क्वेश्चन। ठीक है। तो पेज नंबर 246 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि सीता एंड गीता आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो इसका मतलब क्या होगा कि बिजनेस के अंदर सीता और गीता नाम के 2 पार्टनर है और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको 4:1 के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। फिर आगे लिखा कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को वो लोग अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है बंद कर रहे हैं। ठीक है। एंड ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। और उस तारीख को उनके बैलेंस शीट का क्या स्टेटस था वो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। प्लीज लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। अब तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया। आपको हमेशा याद रखना है कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होता है और असेट्स हमेशा कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। तो ये मेरा बताने का यहाँ पे पर्पस क्या है कि लाइबिलिटी में कोई भी अगर आपको आइटम लिख के दिया रहेगा, कोई भी चीज़ अगर आपको लिख के दे रहेगी तो आपको उसको हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और असेट्स में आपको जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा आपको उसको हमेशा कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको हमेशा हेल्प होगा। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखो, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट साइड और असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। उसको डिस्कस करने के पहले आप लोग थोड़ा बोर्ड पे आ जाओ, मैं वापस एक चीज़ आपको बता दूँ तो आपको पोस्टिंग करने में थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टोटल हम लोग को 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें से 3 तो कंपलसरी है। तो ये वाले क्वेश्चन में तो पार्टनर्स लोन बनेगा नहीं, इसलिए इसके बारे में छोड़ दो। तो टोटल हम लोग 3 घर बनाने हैं। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल से। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा मुझे वो हमेशा 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 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और फिर कैश बैंक से रिलेटेड जो भी मुझे इंफॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, कैश बैंक अकाउंट में आएगा। और जिसका कोई नहीं होगा, जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करें। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो रहेगा वो पार्टनर में आएगा, कैश बैंक से रिलेटेड जो रहेगा वो कैश बैंक में आएगा, और जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बस ये चीज अगर आपको याद हो गई ना तो आप लोग आसानी से बैलेंस शीट को क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, तो लाइबिलिटीज में सबसे पहला मुझे लिख के दिया है
कैपिटल किसका, सीता का और गीता का। अब सीता और गीता ये बिजनेस के कौन है, तो सीता और गीता बिजनेस के पार्टनर है, इसलिए इनका पैसा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद में लिख के दिए सन्ड्री क्रेडिटर। तो जरा चेक करो बोर्ड पे कि मैंने कोई सन्ड्री क्रेडिटर नाम का कोई घर बनाया है क्या। देखो ये रियलाइजेशन है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, और तीसरा है कैश बैंक। तो कहीं पे भी मैंने सन्ड्री क्रेडिटर नाम का कोई घर बनाया है क्या, नहीं बनाया। तो जिसका घर आपने नहीं बनाया उसके पैसे को आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद लिख के दिया बैंक लोन, तो वापस वही सेम, बैंक लोन मैंने बनाया क्या, नहीं बनाया, तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन, इसलिए ये भी कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। तो बैंक लोन को भी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन में। तो इस तरह हमने अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब आ जाओ असेट्स में। तो असेट्स में सबसे पहला हमें लिख के दिया फर्नीचर। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई फर्नीचर नाम का कोई घर बनाया है क्या। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्नीचर नाम का कोई घर नजर नहीं आ रहा। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन, इसलिए ये भी रियलाइजेशन का रिकॉर्ड। तो उसी तरह नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमें लिख के दिया है प्लांट। तो प्लांट भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, रियलाइजेशन में। क्यों, क्योंकि मैंने इसका घर नहीं बनाया। ट्रेडमार्क भी जाएगा रियलाइजेशन में, सन्डी डेटर भी जाएगा रियलाइजेशन में, और आरडीडी जो है वो उसी का पार्ट है, तो आपको उसको अलग से रेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसका दूसरा एक सिंपल वे आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो तो भी आपका आंसर टैली हो जाएगा। स्टॉक लिख के दिए तो स्टॉक भी कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। फिर उसके बाद कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, अब देखो तो कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आपने कैश का तो घर बनाया, तो जिसका घर आपने बनाया रहेगा उसको आप लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके घर में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश इन हैंड आप वो कैश का घर हो गया, इसलिए उसका आइटम कहाँ पे आएगा, कैश बैंक में। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिख के दिए 8000। अब आपका दिमाग ये बोलेगा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो आना चाहिए, क्योंकि सर आपने तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अकाउंट बनाया नहीं, इसलिए वो रियलाइजेशन में जाना चाहिए। ऐसा सोचना बिल्कुल सही है लेकिन गलत भी है। क्यों गलत है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ना वो लॉस है। अब बोलेंगे सर ये लॉस क्या है, तो समझो कि ये इन लोगों ने अपना एक बैलेंस शीट बनाया, लायबिलिटी होता है और असेट्स होता है। तो आपको पता रहेगा कि लायबिलिटी और असेट्स का टोटल हमेशा सेम सेम होता है। अगर ये 100 रुपीज़ है तो ये भी 100 रुपीज़ है, मतलब बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट तभी क्रिएट किया जाता है जब कोई साइड टैली नहीं होता रहेगा। तो सोचो कि यहाँ पे असेट्स का साइड, ये जो असेट का साइड है ना, यहाँ पे कम वैल्यू आया, इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया। तो कितने अमाउंट का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया, 8000 का। मतलब इनको याद नहीं आ रहा कि 8000 का हमने ऐसा क्या खर्चा किया था कि जिस वजह से हमारे असेट्स का वैल्यू कम आ रहा है। तो जब असेट्स का वैल्यू अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। अब उस लॉस का नाम मालूम नहीं, लेकिन सडनली हम लोग सोच रहे शायद ये खर्चा किया रहेगा, तो शायद इस वजह से डिफरेंस आया। तो फिर उन लोग ने इसका नाम दे दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब शायद वो लोग ने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया रहेगा तो इसलिए उसको वहां पे लिखा रहेगा। तो मतलब जस्ट लाइक आप लोग इसको सोचो कि ये बिजनेस में लॉस कंसिडर कर रहा है, क्योंकि मेरा असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो जब असेट्स का वैल्यू कम होता है तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस किसका होगा, ऑफकोर्स पार्टनर का होगा। इसलिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहेगा, होगा पार्टनर्स कैपिटल। ये चीज याद रखिए, मतलब आप लोग घाई घाई में क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस है आप लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिनको नहीं पता रहेगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट तभी क्रिएट किया जाता है जब अकाउंट टैली नहीं होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, मतलब कुछ झोल झपाटा हो गया वहाँ पे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, बट वो प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसका सस्पेंस अकाउंट करके उन लोगों ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड। चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख के दिया है कि प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता ₹78,000 एंड ₹22,000 रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता ₹78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता नाम की जो पार्टनर है वो बिजनेस में से प्लांट लेके जा रही है और स्टॉक लेके जा रही है। तो प्लांट कितने का लेके जा रही है, 78,000 का,
और स्टॉक कितने का लेके जा रही है, 22,000 का। तो इसका मतलब प्लांट और स्टॉक ये बिजनेस का असेट्स हो गया, और सीता बिजनेस के पार्टनर हो गए। प्लांट और स्टॉक हमारे बिजनेस का असेट्स हो गया, और सीता बिजनेस की कौन है, पार्टनर हो। इसलिए यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेंगे वाले में, मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको एंट्री पास करनी है। तो आपको ये लिंक करना है कि टोटल मैंने आपको इस टॉपिक में 5 से 6 एंट्री आपको मैंने समझाई, बस अगर वो याद कर लेंगे तो आपको आसानी से हर ट्रांजेक्शन में कौन सी एंट्री अप्लाई करनी हो आपको आ जाएगी। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आपको एक बार बता दूंगा कि एंट्री क्या है करके। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है कि असेट्स को सीता लेके जा रही, सॉरी गीता लेके जा रही, तो इसको बोलेंगे असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। मतलब पार्टनर असेट्स को लेके जा रहा है, अब वो क्यों लेके जा रहा है अपन को उसके बारे में सोचना नहीं है। तो असेट्स लेके जा रहा है, तो असेट लेके जाने वाली एंट्री पास करेंगे। तो वो एंट्री क्या है, तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है कि व्हेन असेट्स आर सोल्ड, मतलब इस टॉपिक में जो एंट्री है वो मेन मेन एंट्री है, वो मैंने आपको लिख के दी है। तो सबसे पहला मैंने एंट्री लिखा व्हेन असेट्स आर सोल्ड, अगर मैं असेट्स को बेचूंगा, अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा। तो एक बार यहाँ पे देखो कि असेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री को समझना है, तो आप लोग ये याद रखो कि जब भी आपको एंट्री अगर पास करना रहेगा ना, तो जब भी लायबिलिटीज का नाम यूज होगा या फिर जब भी असेट्स का नाम यूज होगा ना, तो लायबिलिटी और असेट्स के लिए आपको एक नाम यूज करना है। कौन सा नाम मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज का कौन सा नाम, रियलाइजेशन। तो जब मैंने इस टॉपिक का जलन वाला पार्ट आपको समझाया था, तो वो वाला लेक्चर आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी मोटा मोटी ऊपर से आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी असेट्स का नाम यूज होगा, लाइबिलिटी का नाम यूज होगा, तो असेट्स और लाइबिलिटीज का एक नाम, कौन सा नाम, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं वो एंट्री को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, तो पहले मैंने लिखा है असेट्स आर सोल्ड, अगर मैं असेट्स को बेचूंगा, अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा। तो आपको क्या सोचना है कि अगर मैंने असेट्स को बेचा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो मेरे पास जब पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट मैंने डेबिट में लिखा। और जब मैं असेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास से असेट्स जाएगा, मेरे पास से असेट जाएगा, तो टू असेट्स अकाउंट आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी जहां पर भी असेट्स का नाम आएगा ना, तो आपको असेट्स की जगह पे किसका नाम यूज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए वहां पे मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा। तो एंट्री क्या बना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। फिर है हमारी दूसरी एंट्री। तो दूसरी एंट्री मैंने क्या लिख के दिया, देखो यहाँ पे कि व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, जब मैं अपनी लायबिलिटीज को पेड करूंगा तो उस टाइम पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा। अब ये लायबिलिटीज पेड का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस अपने बैंक लोन का पैसा पेड करे, ट्रेडर का पैसा पे कर रहे हैं, पार्टनर्स लोन का पैसा पे करे, समझो ऐसा। तो पार्टनरशिप फर्म, हाँ पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करूँ, पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस, जो बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज वो पेड करेंगे, तो उस वाले केस में एंट्री क्या पास करेंगे। तो जब मैं किसी चीज को पेड करूंगा, तो पेड वाली जो भी चीज रहेगी वो तो मेरे लिए एक्सपेंस होगी। जो भी चीज मैं पेड करूंगा, जो भी चीज मैं पेड करूंगा, तो पेड वाली जो भी चीज रहेगी वो मेरे लिए एक्सपेंस होगी। तो यहाँ पे मेरे एक्सपेंस का नाम क्या है, समझो लायबिलिटीज। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री क्या लिखा है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लेकिन आपको देखो वहां पे लायबिलिटीज नजर नहीं आता रहेगा, लायबिलिटीज की जगह पे देखो मैंने वहां पे रियलाइजेशन लिखा। मतलब जब भी असेट्स और लायबिलिटी का नाम यूज होगा, तो वहां पे आपको क्या लिख देने का है, रियलाइजेशन है। इसलिए मैंने वहां पे एंट्री लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब हम लोग थर्ड नंबर वाली एंट्री समझते हैं। अब थर्ड वाली एंट्री मैंने लिखा कि व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पार्टनर, जो बिजनेस का पार्टनर है, वो असेट्स लेके जा रहा है। ओके, तो अगर पार्टनर अगर असेट्स लेके जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो आप लोग ऐसा समझो कि पार्टनर के पास असेट्स आ रहा है, या फिर पार्टनर असेट्स को रिसीव करने वाला है। तो अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला होता है उसको आपको हमेशा डेबिट में लिखना है। इसलिए मैंने एंट्री क्या लिखा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा, क्योंकि वो रिसीव करने वाला है। एंड टू असेट्स अकाउंट, असेट नहीं लिखा मैंने, टू रियलाइजेशन लिखा। क्यों लिखा रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे पास से असेट जाने वाला है। तो जब कोई चीज अगर मेरे पास से जाएगी तो हमेशा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज आपके पास आएगी आप उसको डेबिट में लिखो, और जो चीज आपके पास से जाएगी आप उसको कहाँ पे लिखो, क्रेडिट में। इसलिए वो क्रेडिट में। ठीक है, अब उसी के बाद फोर्थ वाली एंट्री देखो मैंने क्या लिखा है।
तो फोर्थ वाली मैंने एंट्री लिखा व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का जो पार्टनर है ना, वो ऐसा बोल रहा है, जैसे बिजनेस में दो पार्टनर है, तो उसमें से एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और जो दूसरा पार्टनर है, जैसे पहला पार्टनर है जो बोल रहा है कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और जो दूसरा पार्टनर है वो बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर का पैसा पे करूंगा। तो जब पार्टनर आपस में ऐसा बोलती कि तू उसका पैसा पे करना, मैं उसका पैसा पे करूंगा, तो आप लोग ऐसा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो लोग लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं। ओके, तो जब लायबिलिटीज को टेक ओवर करें मतलब वो लायबिलिटी का पैसा पेड करने वाले, तो पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है, तो हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पे, लायबिलिटीज, इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा। बट मैंने लायबिलिटीज को डेबिट नहीं लिखा है, मैंने लायबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन को डेबिट किया है। तो रियलाइजेशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका पैसा पार्टनर लोग पे करने वाले, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो लोग गिवर होने वाले इसलिए वो क्रेडिट में आ गया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ एंट्री। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर पे, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड। तो जब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करूंगा, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होता है कि जब भी हम लोग अपने पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के लिए जाते हैं तो कुछ दुनिया भर का खर्चा होता है, कोई लीगल प्रोसीजर होगा, या कोई प्रॉपर्टी को सेल करते समय हमने किसी को ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया, मतलब बिजनेस को बंद करते समय आप जो कुछ भी खर्चा करते हो, तो उस टाइम पे जो लगने वाला खर्चा रहता है उसको बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, तो जब भी एक्सपेंस की बात होगी, यहाँ पे देखो एक्सपेंस है, तो जब भी एक्सपेंस की बात होगी तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट किधर आएगा, डेबिट में आएगा, और जब मैं पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए टू कैश बैंक। तो ये थी फिफ्थ एंट्री। अब फिलहाल अभी ये वाले टॉपिक में, ये वाले क्वेश्चन में तो आपको टोटल 5 एंट्री की जरूरत है, सिक्स वाला भी एक है, तो जब वो आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन जो हमें लिख के दिया था उसके लिए हम लोग फिर कौन सी एंट्री पास करेंगे कि प्लांट और स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता, तो सीता बिजनेस की पार्टनर हो गई, प्लांट और स्टॉक बिजनेस का असेट्स हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब दूसरा लिख के दी कि डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ओके, तो डेटर रियलाइज, तो डेटर असेट्स हो गया, और रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड, तो इसका मतलब हमने डेटर को बेचा है, तो डेटर को बेचने का मतलब होता है कि डेटर से हमें पैसा मिला, मतलब कस्टमर को कोई इंसान कैसे बेच सकता है, तो डेटर का मतलब होता है कस्टमर, तो कस्टमर को बेचा मतलब कस्टमर से हमें पैसा मिला, कितना पैसा मिला, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ओके, तो ऊपर जरा चेक करो कि आपके डेटर्स का फाइनल वैल्यू कितना लिख के दिए, 45,000, बराबर, तो उससे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, उससे हमें पैसा रिसीव हुआ है 90%, तो इसका 90% निकालेंगे जो आएगा वो समझेंगे कि इतना पैसा रिसीव हुआ करके। फिर आगे लिखा द ट्रेडमार्क एट ₹5,000, और ट्रेडमार्क को हमने बेचा 5,000 में, एंड गुडविल वॉज रियलाइज ₹4,000, और गुडविल वॉज रियलाइज का मतलब होता है कि रियलाइज मतलब सोल्ड हो गया, और गुडविल बिजनेस का असेट्स हो गया, तो असेट सोल्ड वाली एंट्री है यहाँ पे पास करेंगे 7,000। मतलब जो नंबर एडजस्टमेंट नंबर जो 2 है, तो जहाँ पे जो डेटा लिख के दिया है आपको इसको कौन से एंट्री से लिंक करना है मालूम है, असेट सोल्ड वाला। असेट सोल्ड कैसे आएगा, क्योंकि डिटेल से हमें पैसा मिला, मतलब असेट से पैसा मिला, फिर ट्रेडमार्क से पैसा मिला, फिर गुडविल से पैसा मिला, और रिलायंस रिलायंस लिखा मतलब सोल्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे असेट सोल्ड वाले एंट्री हम एंट्री पास करेंगे, फिर तीनों का वैल्यूएशन करके प्लस करके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड लिखा है द अनरिकॉर्डेड असेट्स एस्टिमेटेड ₹4,500 और सोल्ड फॉर ₹1,500। ओके, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने शायद कोई असेट्स खरीदा रहेगा, परचेज किया रहेगा, तो हम लोग को पता चला कि हमारा कोई एक असेट था जिसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूले, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो जिसकी कीमत थी 4,500, लेकिन हमने इसको मार्केट में बेच दिया, और कितना पैसा रिसीव हुआ, 1,500। अब इसमें 4,500 कंसिडर करूँ कि 1,500 कंसिडर करूँ, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पे एंट्री कौन सा पास करे। तो देखो, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स लिख के दिया और सोल्ड लिख के दिया, तो इसलिए यहाँ पे असेट सोल्ड और एंट्री है, तो ये कुछ मैटर ही नहीं करता है कि वो रिकॉर्डेड असेट्स है कि अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो जब भी वो असेट सोल्ड लिखा है तो समझ जाना कि आपको असेट सोल्ड वाला एंट्री यहाँ पे पास करनी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ वाला लिख के दी कि ₹1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग फॉर देयर क्लेम। इसका मतलब क्या हुआ
कि क्रेडिटर को जो हम लोग उसको पैसा पे करने के लिए जा रहे थे, तो क्रेडिटर इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, उसने हमें 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो बता सकते कि हमने इसको कितना पैसा पे किया रहेगा? ऑफकोर्स 1000। बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे लोग यही गलती करते हैं। मतलब वहां पे जो 1000 लिख के थे, तो दिमाग में उनके फिट हो जाता है कि क्रिएटर को हमने 1000 रुपये पे किया है। तो देखो ना, वहां पे लिख के देखिए, क्रिएटर ने हमें 1000 का डिस्काउंट दिया। तो जब मैं इसको पैसा पे करने के लिए जा रहा था, तो उसने मुझे 1000 का डिस्काउंट दिया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फिर इसको कितना पैसा पे किया रहेगा? तो ऊपर जरा चेक करो कि आपको संडी क्रिएटर देखो 35,000 नजर आता रहेगा। दिख रहा है? संडी क्रिएटर 35,000। 35 में से उसने 1000 अगर मुझे पे किया, तो मुझे बोला कितना पे किया रहेगा मैंने उसको। ऑफकोर्स फिर मैंने इसको 34,000 पे किया। तो यहाँ पे आपको 34,000 वाला एंट्री पास करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एंट्री कौन सा पास करें? तो संडी क्रेडिटर देखो आपका लायबिलिटी हो गया, और आप उसका पैसा पे कर रहे हो, मतलब लायबिलिटी पेड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी पेड वाला एंट्री है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। लिखा है द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमने कोई रियलाइजेशन खर्चा किया है, उसका कितना पैसा होता है, ₹3,500 हमने पे किया, इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला एंट्री पास करना। बस हो गया। तो इतनी एंट्री पास करेंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे और टैली भी कर लेंगे। तो देखो हम लोग को कौन कौन सा घर बनाने बोला। तो सबसे पहले बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा पार्टनर्स, दूसरा कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग ने जिस ऑर्डर, मतलब वो लोग ने मिस ऑर्डर के आगे पीछे करके दिए, बट हम लोग इस ऑर्डर में अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहला आएगा रियलाइजेशन, दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा आएगा कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड से। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला हमें लिख के दिया कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो जब भी मैं किसी अकाउंट में उसका पैसा लेके जाऊंगा, तो हमेशा आपको किससे स्वागत करना है? बीडी से। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो सीता को ओपनिंग बैलेंस कितना लिख के दिया है? 90,000। और गीता का ओपनिंग बैलेंस कितना लिख के दिया? 40,000। तो जिसका जो जो बैलेंस था वो मैंने लिख दिया। मतलब जब भी आप उनके घर में जाएंगे, तो हमेशा आपको स्वागत किससे करना है? बीडी से करना है, तो इसलिए वहां पे बीडी लिखेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख के दिया संडी क्रेडिटर। तो संडी क्रेडिटर तो मैंने घर नहीं बनाया, इसलिए जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? रियलाइजेशन होगा। ये तो बात सही है, बट आपको ये बात भी याद रखना है। क्या बताया था? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है और असेट्स मतलब डेबिट होता है। तो लायबिलिटी में जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा, वो हमेशा क्रेडिट साइड में था। इसीलिए वो रियलाइजेशन में तो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो इसका जवाब है क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि संडी क्रेडिटर आपको लायबिलिटी में लिख के दिया है। तो जो चीज़ आपको लायबिलिटी में लिख के दी रही है, उसको आप लोग हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। उसका वैल्यू कितना है वो देख लो। तो उसका वैल्यू लिख के दिया 35,000, इसलिए यहाँ पे 35,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख के दिया है बैंक लोन। अब जरा वापस चेक करो कि आपने बैंक लोन का घर बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो फिर कहाँ पे जाएगा? तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। इसलिए ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? तो वापस वही, लायबिलिटी में जो भी लिख के दिया रहेगा हमेशा कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट में। इसलिए आपको इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय बाय बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन का कितना पैसा पे करना है मुझे? 15,000। ये भी क्रेडिट में 15,000 आता है। ठीक है, चलो अब असेट्स में। तो असेट में सबसे पहला लिख के दिया फर्नीचर, वो जाएगा रियलाइजेशन में। प्लांट भी जाएगा रियलाइजेशन में, ट्रेडमार्क भी जाएगा रियलाइजेशन में। स्टॉक तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रियलाइजेशन में आएगा। अब सवाल ये वही उठता है कि वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? तो वही सेम फंडा, क्योंकि वो आपको असेट्स में लिख के दिया है, और असेट में जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। इसलिए आपको उसको डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेबिट में देखो आपको बार बार टू टू लिखना पड़ेगा ना, 4 बार। तो एक ही काम करो, एक ही बार में ऊपर लिखो टॉप पे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, फिर उसके बाद जो भी नाम रहेगा वो लिख दो। तो सबसे पहला कौन सा नाम है? पहला है फर्नीचर,
तो आपको बार बार टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद है प्लांट, फिर इसके बाद है ट्रेडमार्क, और फिर इसके बाद है ट्रेडमार्क के बाद है सन्डी डेटर, देन उसके बाद है स्टॉक। बस जिसका जो वैल्यू रहेगा वो लिख दो। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना लिख के दिया 14,000, तो यहाँ पे 14,000 आ जाएगा। प्लांट का कितना लिख के दिया 65,000, तो यहाँ पे 65,000 आ जाएगा। ट्रेडमार्क कितना लिख के दिया 8,000, तो यहाँ पे 8,000 आएगा। सन्डे डेटर का आपको फाइनल वैल्यू लिखना है 45,000, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पे तो फाइनल अमाउंट लिख दिया 45,000, तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो। सन्डे डेटर का जो ग्रॉस अमाउंट है 48,000 आपने यहाँ पे लिखा, और जो आरडीडी का उसके अपोजिट में लिखना। आरडीडी की उसका क्या करना है, आपको अपोजिट करना है। अब अपोजिट कैसे करना है देखो, तो सन्ड्री डेटर आपको लिख के दिया है 48,000, फिर इसमें से माइनस आरडीडी लिख के दिया है, ये समझो आपका है 3,000, और फाइनल आंसर कितना है 45,000। तो ये जो फाइनल आंसर है ना, आप लोग इसको बोल सकते हैं ये नेट अमाउंट है, और जो ये 48,000 है इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। तो आप लोग को मैं ऐसे समझाता हूँ कि जो ग्रॉस अमाउंट है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में जब भी आप लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करना है, और जब भी हम लोग रिजोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमेशा नेट अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। नेट मतलब फाइनल वैल्यू। अब मैं अपने बिजनेस को बंद करके जा रहा हूँ, फाइनल वैल्यू जो रिसीव होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करूंगा। तो एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में आपको हमेशा ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करना है 48,000, ठीक है। या फिर डिसोल्यूशन में भी आप ये दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, ये जो 48,000 है ये जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में यहाँ पे, और ये जो आरडीडी उसके अपोजिट कर देना है। तो देखो, तो अकाउंट में बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो सन्डे डेटर है वो आपका असेट्स है, और असेट मतलब क्या रहता है, डेबिट रहता है। असेट मतलब डेबिट, तो डेबिट मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो, तो ये माइनस आरडीडी लिखा है ना, माइनस आरडीडी, आरडीडी माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, माइनस मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, इसलिए फिर आपको इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और लायबिलिटी भी क्रेडिट होता है, लेकिन अभी हम लोग लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे। मतलब असेट में से अगर कोई चीज अगर आपको माइनस करना है तो आपको उसको उल्टा करना है, क्योंकि संडे डेटर आप लोग असेट्स में रिकॉर्ड करते हो, तो असेट मतलब डेबिट होता है, तो आपने उसको डेबिट में लिख दिया है यहाँ पे संडे डेटर करके 48,000 करके। फिर ये जो माइनस आरडीडी है ये क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, इसलिए फिर आपको उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय हाथ में। बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, तो आपके पास दोनों वे। आप लोग ऐसा करो, एक डेबिट में लिखो, दूसरा क्रेडिट में लिखो, या फिर फाइनल आंसर डेबिट में लिखो, दोनों सिनारियो में आपका अकाउंट टैली होगा, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में लिख के दिए कैश इन हैंड, तो जरा चेक करो कि मैंने कोई कैश इन हैंड का घर बनाया क्या। कैश इन हैंड मतलब कैश, कैश का घर बनाया है क्या। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे बनाया, इसलिए उसका पैसा इसके घर में आएगा। बट सवाल ये उठता है कि उसका पैसा डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो सेम वही चीज, असेट में जो भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, डेबिट में, इसलिए आपको डेबिट में लिखना है। और डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि मैं जब भी उसके घर में उसका पैसा लेके जाऊंगा तो हमेशा आपको स्वागत किससे करना है, बीडी से, इसलिए बीडी आएगा। तो बीडी कितना है 10,000, तो मैं यहाँ पे 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद लिख के दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, बिजनेस का लॉस है, और बिजनेस में जो भी लॉस होगा किसको बिलोंग करेगा, पार्टनर को, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। बट ये बात तो सही है, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, लेकिन वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो वही सेम फंडा वापस, असेट में जो भी रहेगा डेबिट में, इसलिए उसको आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो है वैल्यू 8,000, तो इसमें 8,000 और इसमें दोनों में 88,000 लिख देना, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको जो 8,000 का जो लॉस हुआ है उस लॉस को आपको दोनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा उनके रेशियो के हिसाब से। तो देखते हैं कि उनका रेशियो क्या लिख के दिया। तो देखो, रेशियो हमें लिख के दिया है 4:1, 4:1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 और 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 1/5। अब मैं क्या करूंगा, 8,000 इंटू 4/5 करूंगा तो पहला वाला आंसर आएगा। फिर वापस 8,000 इंटू 1/5 करूंगा तो दूसरा वाला आंसर आएगा।
अब उसको डिवाइड करो। तो पहले आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे देखो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा और ऊपर नीचे डिवाइड होता है। तो 5 1 जा 5, तो 8 में से मैं 5 खा गया तो बचा कितना 3, तो ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा, तो अभी ये 30 हो गया, 3 और 0 कितना होता है 30, तो 5 6 जा 30। अब ये तीन ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 0, तो ये 2 0 यहाँ पे लिख दिया। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1600 ही आएगा। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6400 आता है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1600 आता है। मतलब 16 4 जा 64, अगर आपको टेबल आता है, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको उसका जॉब ये आ जाएगा। अब जिन लोगों को नहीं समझता, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ। तो जैसे आप लोग बचपन में डिवाइड करते थे, 5 लिखा और यहाँ पे 8000 लिखा। अब आप उसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? तो 5 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर क्या है? 1 आता है, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 तो बड़ा नंबर हो, तो 5 1 जा, तो ये आएगा 5। तो 8 में से 5 गया 3। अब जो ऊपर एक जीरो बचा उसको नीचे ले लिया। अब 5 का टेबल में कितनी बार रीड करोगी 30 आएगा, तो 5 6 जा 30, तो 0 0, 3 में 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अभी ऊपर जो 2 जीरो बचा वही 2 जीरो मैंने नीचे ले लिया, वही 2 जीरो मैंने ऊपर लिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड किया तो 1600 है। फिर 1600 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई करने तो आपको आता रहेगा, बता देता हूँ, चलो 16 इंटू 4, तो कैसे करेंगे? 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 60। तो उसी तरह दूसरे वाले, ठीक है। तो इस तरह पहले पार्टनर को कितना मिलेगा? 6400 मिलेगा, और दूसरे वाले को 1600। चलो नेक्स्ट, हो गया। तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। अब हम लोग जंप करते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखो पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिख के दिया कि प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता ₹78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता नाम की जो पार्टनर है वो बिजनेस में से प्लांट लेके जा रही है और स्टॉक लेके जा रही है। तो आप लोग चेक करो क्वेश्चन के अंदर प्लांट एंड स्टॉक आपको कहाँ पे लिख के दिया? तो प्लांट और स्टॉक आपको असेट्स में लिख के दिया, बराबर। और सीता कौन है बिजनेस की? तो सीता बिजनेस की पार्टनर है, इसलिए यहाँ पे आएगा असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। मतलब पार्टनर बिजनेस में से असेट्स लेके जा रहा है, तो असेट्स टेकन ओवर वाली आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, तो असेट्स टेकन ओवर वाली एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक बार देख लो तो भी आपको समझेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है। तो अगर अब मैं असेट्स टेकन ओवर करूंगा तो क्या एंट्री आती है? तो मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारे पार्टनर का नाम क्या है? सीता, इसलिए सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब दोनों का वैल्यू एक साथ ऐड करके लिख देंगे। तो पहला है 78,000 एंड दूसरा है 22,000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 1 लाख। ठीक है, चलो ये तो मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सीता कैपिटल मैंने कहाँ पे लिखा है? डेबिट में लिखा है, बराबर, ये डेबिट हो। तो सीता कौन है बिजनेस की? सीता बिजनेस की पार्टनर है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, इसके डेबिट में जाऊंगा, और उसके सामने वाले का नाम, तो सीता कैपिटल के सामने कौन है? रियलाइजेशन, इसलिए उसका नाम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो सीता के कॉलम में लिखना 1 लाख, गीता में डैश कर देना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, दूसरा नीचे, अब इसका नंबर हो गया, अब इसके नीचे वाले का नंबर। तो जिसके आगे टू का टैग रहता है वो क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है आपको, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा, और उसके सामने वाले का नाम, तो रियलाइजेशन के सामने वाले का नाम क्या है? सीता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय सीता कैपिटल अकाउंट, और उसका जो वैल्यू रहेगा 1 लाख, वो ठीक है।
तो इस तरह हमने लेजर पोस्टिंग किया। तो ये लेजर पोस्टिंग तो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको आ ही जाएगा। ये तो इतना बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं समझेगा ऐसे। चलो नेक्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट लिख के दी कि डेटर रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क 5000 एंड गुडविल वेयर रियलाइज ₹4000। तो डेटर आपका असेट्स हो गया और रियलाइज मतलब सोल्ड हो गया, तो इसलिए हमने असेट सोल्ड किया। कितना? 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो जरा देखो संडे डेटर का आपको वैल्यू कितना लिख के दिया? 45,000 ना। तो 45,000 का हमें 90% निकाला, तो 90/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो। अब 4,500 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40, 40,500। तो आप लोग ऐसा समझो कि डेटर को हमने बेचा। डेटर को बेचने का मतलब होता है कि कस्टमर से हमें पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 90,400। ट्रेडमार्क को हमने बेचा तो कितना पैसा मिला? 5,000। और गुडविल को हमने बेचा तो कितना पैसा मिला? 7,000। इसलिए पूरे इस ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग असेट सोल्ड वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो असेट सोल्ड वाली एंट्री क्या होती है? तो अगर मैं असेट बेचूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से असेट जाएगा, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब सारा वैल्यू एक साथ ऐड कर दो, तो 40,500 प्लस 5,000 प्लस ट्रेडमार्क का कितना है वैल्यू? जस्ट अ मिनट, किधर? और इसका है 7,000। तो सबको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना था? 40 में 5 ऐड किया तो 45, 45 में 7 ऐड किया तो 52,500। तो 52,500 यहाँ पे आएगा, 52,500 यहाँ पे है। चलो अब इसका वापस लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैश बैंक मैंने कहाँ पे लिखा है? डेबिट में, इसलिए मैं कैश बैंक के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो सामने वाला लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू कितना है? 52,500। ठीक है, तो ये हो गया कैश बैंक। अब उसके बाद आता है इसका नंबर। तो जिसके आगे टू का टैग रहता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो सामने वाला कौन है? कैश बैंक। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना? 52,500। तो इस तरह हमने सेकंड एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर। चलो नेक्स्ट, थर्ड लिखा है द अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई असेट्स इसको ड्यूरिंग ईयर में रिकॉर्ड करना भूले, तो वो बन जाता है अनरिकॉर्डेड असेट्स। इसका कीमत था 4,500, बट आपको मिला कितना? 1,500। 1,500 में तो आपको एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है बस आपको वही रिकॉर्ड करना। ओके, तो यहाँ पे एंट्री कौन सा पास करेंगे? वही हमने असेट बेचा है। तो अगर मैं असेट बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और मेरे पास से असेट जाएगा, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने एक्चुअल में कितना बेचा आपको वही रिकॉर्ड करना है। वो कितने का था वो आपको सोचना नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे अमाउंट पास कर दिया। अब क्या करेंगे? इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो कैश बैंक मैंने कहाँ पे लिखा है? डेबिट में लिखा है। तो मैं क्या करूँगा? कैश बैंक के डेबिट में जाऊँगा और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो सामने वाला कौन है? रियलाइजेशन, इसलिए टू रियलाइजेशन 1,500। तो ये कैश बैंक का नंबर हो। अब इसका नंबर, तो जिसके आगे टू का टैग रहता है वो आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो सामने वाला कौन है? कैश बैंक। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना? 1,500। तो इस तरह हमने थर्ड एंट्री भी या थर्ड एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद देखो फोर्थ वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों लोग इसी ट्रांजेक्शन में लोग गलती करते हैं। तो देखो क्या लिख के दिया है। लिखा है कि ₹1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर। ओके, तो क्रेडिटर इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, उसने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया वाइल पेइंग देयर क्लेम, जब उसको पैसा अपन पे करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री समझते हैं।
कि अगर हम लोग क्रिएटर को पैसा पे करने के लिए जा रहे हैं तो एंट्री क्या पास करें। तो किसी को अगर आप लोग पैसा पे करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पेड कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे लाइबिलिटी पेड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री क्या लिख के दी है, तो मैंने लिख के दिया है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो लेकिन बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट 1000 लिख देते हैं, और यही आपका गलत हो जाता है। क्यों मालूम है, क्रेडिटर देखो ऊपर आपको 35,000 लिख के दिए, तो क्रेडिटर को अपन को 35,000 पे करना है, उसने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया। ओके, तो बताओ फिर हमने इसको कितना पैसा पे किया रहेगा, 34,000, तो 34,000 आएगा एंट्री। लेकिन बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, 1,000 लिखते हैं, क्योंकि नीचे 1,000 आपको लिख के दी। तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि भाई किस कोई इंसान अगर आपको डिस्काउंट देगा तो आपको उसको पैसा कम देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 34,000 आएगा और यहाँ पे 34,000। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो रियलाइजेशन आपको कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिख के दिए, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा टू कैश बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 34,000। तो हो गया रियलाइजेशन का। अब जिसके आगे टू का टैग रहता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,000। तो इस तरह हमने फोर्थ एंट्री भी पास कर। चलो नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल। तो लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,500 का मतलब होता है कि हमने 3,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है कि जब भी हम लोग अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करते हैं तो बंद करते समय जो भी लीगल प्रोसीजर का खर्चा होता है या असेट्स को बेचते समय किसी को हमने ब्रोकरेज या फिर कमीशन पे किया रहेगा तो इसको कंसिडर किया जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो वो हमने पे किया, तो अगर वो हम लोग पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे खर्चे वाली एंट्री पास करें। तो खर्चे वाली एंट्री का मतलब होता है कि रिलेशन एक्सपेंस पेड वाली एंट्री पास करनी है। तो इसकी एंट्री क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री यहाँ पे है। और हमने कितना पे किया है यहाँ पे 3,500, तो यहाँ पे आएगा 3,500, यहाँ पे आएगा 3,500। चलो अब इसका लेजर पोस्टिंग। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट 3,500। इसका नंबर हो गया। अब जिसके आगे टू का टैग रहेगा वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो सामने वाला है बाय बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,500। तो इस तरह हमने लास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दी, बराबर। और इस तरह हम लोग का सम सॉल्व करके हो गया। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको ये चेक करना है कि मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड हुई है या नहीं। बट सर ये हम लोग को समझेगा कैसे कि हमारी सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड या नहीं। तो आप लोग एक काम करो, देखो लाइबिलिटीज में आपको जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब जिसके सामने आपने आर और आर लिखा रहेगा, मतलब जिसके सामने अपने रियलाइजेशन रियलाइजेशन लिखा रहेगा। तो दो चीजों के सामने अपने रियलाइजेशन लिखा रहेगा, एक संडी क्रेडिटर और दूसरा बैंक लोन। तो देखो ऊपर संडी क्रेडिटर को 35,000 पे करना था और उसके बारे में देखो नीचे एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिख के दिया है कि हम उसने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया और हमने इसका पैसा पे कर दिया। लेकिन जो दूसरा लाइबिलिटी है ना बैंक लोन, वो जरा चेक करो कहीं पे भी आपको बैंक लोन के बारे में कुछ लिख के दिया है क्या, कि बैंक लोन का हमने इतना पैसा दे दिया या बैंक ने हमें इतना इंटरेस्ट माफ कर दिया, ऐसा कुछ लिख के दिया है क्या। नहीं लिख के दिया ना, इसलिए आपको खुद से उसके लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज पेड वाली। भले ही आपको कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं दे रहे, तो डिसोल्यूशन में यही चीज आपको याद रखना है। आपको ये चेक करना है कि मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड है कि नहीं पेड रहेगी तो आपको खुद से लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसलिए एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो बैंक लोन का जितना पैसा रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। तो बैंक लोन को कितना पैसा देना था, 15,000, तो मैं यहाँ पे 15,000। ओके, अब इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट 15,000। अब जिसके आगे टू का टैग रहता है मतलब क्या रहता है, क्रेडिट होता है, इसलिए कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा, लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000।
बस। तो इस तरह हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह हमने सारा का सारा एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब नंबर आता है अकाउंट क्लोज करने का। तो अकाउंट में क्लोज करना सिखाऊंगा नहीं, जब थोड़ा 2-3 समय होगा तभी बताऊंगा। जस्ट आपको एक आइडिया देता हूँ, जिस ऑर्डर में आपने लेजर अकाउंट बनाया उसके हिसाब से अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश बैंक में आएगा। और कैश बैंक में जब जैसे ही आएगा फिर इसको टोटल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली चमत्कार हो जाएगा कि दोनों के दोनों टोटल सेम आए। अगर ये दोनों के दोनों टोटल अगर सेम नहीं आए तो समझो कि आपका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन गलत किया है, तो जिस वजह से आपका 2 मार्क्स जाए। अगर आपका पूरा का पूरा टैली हो गया तो आपको पूरा का पूरा 10 में से 10 मार्क्स। ठीक है। आई होप आपको समझा। थैंक यू सो मच।